हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। प्रयोगशाला परिचारक की एमसीक्यू श्रृंखला में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। जैसा कि हम प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस अनुसार, उसके पाठ्यक्रम अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्नों को, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को या एमसीक्यू को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। उसी श्रृंखला में आज के इस क्लास में हम मुख्य रूप से ध्वनि के बारे में, तरंग, प्रकाश, लेंस, दर्पण, परावर्तन, अपवर्तन, ये जो आपके टॉपिक हैं, इनसे टॉप 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। हर एमसीक्यू को मैं व्याख्या के साथ आपके सामने जो है सरल तरीके से प्रस्तुत करने वाला हूं। साथ ही साथ यदि आप इस पूरे के पूरे सेशन का निःशुल्क पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में और आपको फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो तुरंत जाकर के आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और इन पीडीएफ को वहाँ पे डाउनलोड करके बाद में रिवीजन के लिए अध्ययन करिएगा। साथ ही साथ जो विद्यार्थी मुझसे प्रयोगशाला परिचारक के संपूर्ण सिलेबस का थ्योरी वाला कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा प्रयोगशाला परिचारक का ऑनलाइन क्रैश कोर्स जो है वो आपका ज्वाइन कर सकते हैं, जहां छत्तीसगढ़ सहित पूरे विज्ञान को मेरे द्वारा अध्यापन कराया गया है। बड़े ही सरल तरीकों से, इमेज के माध्यम से, सरल तरीकों के माध्यम से मैंने पूरा सिलेबस वहाँ पे कवर कराया है। इसके अलावा प्रयोगशाला परिचारक की टेस्ट सीरीज़ भी हमारी चल रही है, जिसको आप अपने समय अनुसार मल्टीपल टाइम जितनी बार चाहें उतनी बार दिला सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो वो टेस्ट सीरीज़ भी और ऑनलाइन क्रैश कोर्स भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैं फिर से बता रहा हूँ, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में और आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज का ये सेशन जो है हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर ये है, ये कूट वाला या कथन वाला जो है वो आपका क्वेश्चन है। पहला कथन इसमें लिखा हुआ है, विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, ये 7 आवृत्तियों वाला होता है। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। ये बेसिकली ध्वनि की आवृत्ति को लेकर के पूछा गया प्रश्न है, ध्वनि वाली टॉपिक से। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए केवल 1 है, बी केवल 2 है, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। ठीक है, तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। देखो क्या है द्विटोनी। द्विटोनी का मतलब क्या होता है ना। विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं। द्विटोनी है ना, जिसको डायटोनिक स्केल कहते हैं। इसका अर्थ है 2 स्वर। 2 स्वर मतलब इसमें 2 पिच का प्रयोग होता है। और संगीत में सामान्यतः जो है सप्तक होता है, 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नी, है ना। ये टोटल 7 स्वर होते हैं। तो ये जो आपका पहला सेंटेंस है वो क्या है, आपका सही है। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है इसकी आवृत्ति के बारे में, कि सा की आवृत्ति बोल रहा है 256 हर्ट्ज होता है और नी की जो आवृत्ति होती है वो 512 हर्ट्ज होता है। अब इतना डीप हर कोई नहीं जानता, जो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे उनको पता है। तो देखो, सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है, सही है, लेकिन नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज नहीं होती है। नी की आवृत्ति 440 हर्ट्ज होती है। अगर मान लो इस प्रकार का प्रश्न पूछ दे तो ये जो दूसरा आपका स्टेटमेंट है ये क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। तो केवल एक इसमें सही होगा। ठीक है, तो सही आंसर जाएगा आपका ए। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ये भी स्टेटमेंट वाले जो है वो आपके प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। ऑप्शन वही है आपके, ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और 2 दोनों, और डी है न तो 1 और न ही आपका 2। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बांसुरी और उससे निकलने वाली तरंग के बारे में आपको एक कंसेप्ट जो है बता दे रहा हूँ। ठीक, जो बांसुरी की लंबाई होती है, बांसुरी तो जानते हैं ना, फ्लूट। ठीक, मैं इमेज भी यहाँ पे आपका डाल देता हूँ। ठीक, तो बांसुरी की जो आपकी लंबाई है और जो आवृत्ति है ना, उसमें व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है।
कैसा संबंध होता है आपका? व्युत्क्रमानुपाती संबंध। ध्वनि की आवृत्ति के साथ बांसुरी की लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। और समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती तो आप समझते होंगे। समानुपाती मतलब एक तरफ बढ़ेगा तो दूसरी तरफ भी बढ़ेगा, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक तरफ बढ़ेगा तो दूसरी तरफ क्या होगा आपका? घटेगा। मतलब यदि बांसुरी की लंबाई ज़्यादा होगी तो ध्वनि की जो आपकी आवृत्ति है वो क्या होगी आपका? कम होगी। और जस्ट उल्टा, बांसुरी की लंबाई जब कम होगी तो ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी आपका? अधिक होगी। क्लियर है? अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, कम लंबाई वाली बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तो गलत लिखा हुआ है ना भाई। मैंने अभी अभी आपको बताया कि बांसुरी की अगर आपका लंबाई कम होगी तो ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ। बांसुरी की लंबाई यदि हम क्या करें? कम करें तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, ध्वनि की आवृत्ति क्या हो जाएगी आपका? ज़्यादा हो जाएगी। तो ये पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में क्या होती है? प्रगामी होती है। देखो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और इनको चलने के लिए क्या चाहिए होता है? माध्यम चाहिए होता है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे आपका गैस हो। एक अनुप्रस्थ तरंग होता है और एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, जिसको चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। इसका राइट आंसर जाएगा बी, केवल दो जो है वो आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। ये भी आपका कथन कारण वाला जो है वो आपका प्रश्न है। देखिए कथन ए में लिखा हुआ है, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। कारण लिखा हुआ है, ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। कूट वाला प्रश्न है, आपके कूट दिए हुए हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इस प्रकार के कथन वाले क्वेश्चन, कूट वाले क्वेश्चन आजकल खूब पूछे जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो कुछ बातें आप समझ लो कि वायुयान की जो गति है, खास करके जो सुपरसोनिक वायुयान होते हैं, सुपरसोनिक जो आपके जेट होते हैं, उनकी गति को किलोमीटर प्रति घंटा में ना नाप करके मैक नंबर से मापा जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि कोई वायुयान समुद्र तल के निकट 1 मैक की स्पीड पर उड़ रहा है, ठीक है, और वही वही वायुयान यदि समुद्र सतह से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 मैक की स्पीड से उड़ रहा है, तो किसकी चाल अधिक होती है? तो इसमें लिखा हुआ है कि जो समुद्र तल के निकट मैक 1 पर जो वायुयान की चाल है वो 15 किलोमीटर ऊंचाई पर मैक वायुयान की चाल की तुलना में क्या होती है आपका? अधिक होती है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर वायुयान जो आपका जा रहा है, वहाँ पे समुद्र सतह के निकट उसकी चाल जो है वो कम होती है, जबकि 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो वायुयान चल रहा होगा मैक 1 पर ही, उसकी चाल क्या होगी? अधिक होगी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपका चाल है ना, चाल जो है वो आपका घनत्व पर निर्भर करता है। ऊंचाई बढ़ने पर जो है वायु का घनत्व कम होते जाता है, और घनत्व कम होने से ध्वनि की जो आपकी गति है वो भी आपका घटती है। तो वायुयान अगर हम देखें समुद्र तल के निकट जो है उसकी चाल जो है वो आपका कम होगी, जबकि 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो जो आपका रहेगा तब उसकी चाल क्या होती है? आपका अधिक होती है। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ। ये पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपका? सही होगा। दूसरा जो कारण यहाँ पे लिखा हुआ है कि ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। देखो ध्वनि की गति मैंने अभी अभी बोला किस पर निर्भर करती है? वायु के घनत्व पर जो है वो आपका निर्भर करती है। ठीक है, लेकिन ध्वनि की गति को तापमान भी जो है वो आपका प्रभावित करता है। माध्यम का तापमान बढ़ेगा
तो जो माध्यम है वो विरल होता जाएगा, है ना। तो ध्वनि की गति को तो घनत्व भी प्रभावित कर रहा है और तापमान भी प्रभावित कर रहा है, लेकिन ऊपर घनत्व से रिलेटेड सिद्धांत है और नीचे तापमान से रिलेटेड सिद्धांत है। तो दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, रहने को दोनों सही है। इसीलिए इसमें सही आंसर जाएगा आपका बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन है ए 20 हर्ट्ज से कम, बी 20 हर्ट्ज और 2 किलो हर्ट्ज के बीच, सी है 2 किलो हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज के बीच, डी है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, पराध्वनिक, पराध्वनिक को इंग्लिश में कहते हैं क्या? इंफ्रासोनिक। इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक है, 3 प्रकार के वेव्स होते हैं। एक होता है इंफ्रासोनिक वेव्स, एक होता है ऑडिबल वेव्स और एक होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। हिंदी में इंफ्रासोनिक को पराश्रव्य या बोलना चाहिए कि पराध्वनिक, ठीक है, या इसको अवश्रव्य बोला जाता है, पराश्रव्य नहीं बोला जाता। इसको या तो पराध्वनिक बोलते हैं या अवश्रव्य बोलते हैं। ठीक है, ऑडिबल को श्रव्य तरंग बोलते हैं और अल्ट्रासोनिक को बोलते हैं पराश्रव्य। ठीक है, थोड़ा हिंदी में जटिल जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि साइंस को इंग्लिश में याद रखने का प्रयास करो। इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। तो ऑडिबल हम जो मानव कान की ध्वनि अनुभव कर सकती है वो होती है 20 हर्ट्ज से आपका 20,000 हर्ट्ज। यदि वो 20 हर्ट्ज से कम है तो इंफ्रासोनिक कहलाएगा। यदि वो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक है तो वो अल्ट्रासोनिक कहलाएगा। तो मानव कान के पर्दे न तो अल्ट्रासोनिक को आपका अनुभव कर पाएंगे ना तो इंफ्रासोनिक का अनुभव कर पाएंगे। ऑडिबल वेव्स 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को अनुभव कर पाते हैं। तो यहाँ पे पराध्वनिक जो है वो आपका पूछा गया है, मतलब इंफ्रासोनिक के बारे में जो है वो आपका पूछा गया है, जो कि होता है 20 हर्ट्ज से कम। आंसर जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किसमें से होकर नहीं गुजरती हैं? ए हवा में रखा हुआ तांबे का तार, बी हवा में रखी हुई चांदी की पटिया या पट्टी, सी पानी में रखा हुआ कांच का प्रिज्म और डी निर्वात में रखा हुआ लकड़ी का खोखला पाइप। ठीक है, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है, साथ ही ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि माध्यम जितना ज़्यादा सघन होगा ध्वनि की चाल उतनी ज़्यादा अधिक होगी। ठीक है, ठोस की तुलना में द्रव में चाल कम हो जाएगी और सबसे कम जो है ध्वनि की चाल गैस में होती है। ठीक है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। थ्योरी वाले क्लास में मैंने आपको बड़े डिटेल से इसको बताया हुआ है। जितना ज़्यादा माध्यम डेंस होगा उतनी ज़्यादा ध्वनि की चाल वहाँ पे ज़्यादा होगी, और माध्यम जितना विरल होता जाएगा उनमें उसमें ध्वनि की चाल कम होती जाएगी। और रही बात निर्वात की, निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब वहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं है, तो वहाँ पे ध्वनि जो है वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि वहाँ पे माध्यम ही नहीं है। तो ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस में से होकर के नहीं चल सकती? हवा में रखा हुआ तांबे का तार चल जाएगा उसमें। हवा में रखी हुई चांदी की पटिया, वो तो अच्छा चालक होता है, चलेगा ही। पानी में रखा हुआ कांच का प्रिज्म पानी में चलेगा ही। निर्वात में रखा हुआ लकड़ी का खोखला पाइप तो निर्वात में नहीं चलेगा भाई। आंसर आएगा डी। अगला प्रश्न, मनुष्य की श्रव्य क्षमता क्या है? अभी अभी मैंने बताया है आपको किसके बारे में? इंफ्रासोनिक वेव्स के बारे में, ऑडिबल वेव्स के बारे में और अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में। तो यहाँ पे वो ऑडिबल वेव्स के बारे में पूछ रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि तरंगे होती हैं उसको मानव कर्ण के पर्दे अनुभव कर सकते हैं, न तो उससे कम को न तो उससे ज़्यादा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? ए एक्स किरणें, बी पराबैंगनी किरणें, सी अवरक्त किरणें, डी लिखा हुआ है आपका गामा किरणें। बताइए। देखिए मेरे हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है, ये
टीवी का तो नहीं है, ये एसी का है। ठीक है, टीवी का भी एक है, रुकिए। ठीक है, ये देखिए, ये टीवी का रिमोट कंट्रोल है। तो ध्वनि जो आपका रिमोट कंट्रोल में यूज़ की जाने वाली जो तरंगें होती हैं वो होती हैं आपकी इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड, इसको अवरक्त किरणें भी कहते हैं, है ना। रिमोट, चाहे टीवी रिमोट वगैरह हो, है ना, उसमें इसी का जो है वो प्रयोग होता है। इसको देखने के लिए आप सामान्य आंखों से ऐसे रिमोट को दबाएंगे, आप देखेंगे तो वो नहीं दिखेगा, लेकिन कैमरे के माध्यम से आप अपना फ़ोन ले लेंगे और फ़ोन के कैमरे से यदि उसको देखेंगे तो वो दिखाई देता है। मैं भी तो कैमरे के सामने बैठा हूँ, एक प्रयोग करके देखते हैं। ठीक है, ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये देखिए, अगर नहीं दिख रहा है तो दोनों में बैटरी नहीं है फिर। ठीक, क्योंकि दोनों अभी काम नहीं कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? ए पानी, बी निर्वात, सी लोहा, डी वायु। तो भाई माध्यम तीनों है, लोहा, वायु, पानी, सब माध्यम है, उसमें से ध्वनि तरंगे आर पार जो है वो जा सकती है, लेकिन वो निर्वात के आर पार नहीं जा सकती। इसीलिए राइट आंसर जाएगा आपका बी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? ए आपका 165 फीट, बी 165 मीटर, सी 16.5 फीट और डी है 16.5 मीटर। बड़ा ही घुमाया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो देखो मैंने इको के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है। इको, है ना, जैसे हम चिल्लाते हैं राम करके, तो राम 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 जो ऐसा सुनाई देता है। ठीक है, खास करके खाली कमरों में, नदी किनारे, पर्वतों के आसपास, कुओं में आपको ये सुनाई जो है वो आपका देता है। इसको इको कहते हैं, या इंग्लिश में इसको प्रतिध्वनि कहते हैं। तो इसके लिए जो प्रेक्षक है, जो बोलने वाला है, और जो अवरोध है जिससे ध्वनि टकरा करके वापस आ रही है, उसके बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? सपोज मेरा एक हाथ ये बोल रहा है और एक हाथ अवरोध है, तो यहाँ से बोलेगा, फिर वहाँ से टकराएगा, फिर टकरा करके जो है वो आपका वापस आएगा। मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में बताया है कि जो मानव कान के पर्दे होते हैं उनमें ध्वनि का अनुभव मात्र 0.1 सेकेंड तक होता है। मतलब यदि मैं यहाँ पे हेलो बोल रहा हूँ तो उस हेलो का जो अनुभव है आपके कान में मात्र 0.1 सेकेंड तक रहेगा। 0.1 सेकेंड के बाद आप किसी दूसरे ध्वनि को सुन पाएंगे। तो यदि मान लो मैं इतना जल्दी बोल दूं वर्ड को कि 0.1 सेकेंड के भीतर ही मैं दूसरा वर्ड अगर बोल दूं तो वो आप उसको नहीं सुन पाओगे, क्योंकि पहले जो बोले गए वर्ड का अनुभव अभी भी आपके कान के पर्दों में रहेगा। तो यदि यहाँ से कोई बोलता है तो उसके कान पर वो बोला गया शब्द टकरा करके वापस आना चाहिए 0.1 सेकेंड के बाद, तभी तो उसको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। और ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप सभी को पता है कि जो ध्वनि की गति होती है ना, उसको मैंने अब यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा तो फिर गणितीय मामला हो जाएगा। आई थिंक वो क्लास जो है आपकी यूट्यूब में भी डली हुई है, और हमारा जो पेड कोर्स है थ्योरी वाला उसमें तो मैं ध्वनि वाले टॉपिक में पढ़ाया ही हूँ। तो जो आपका एक न्यूनतम जो आपका दूरी होता है वो होता है 16.5 मीटर का। फीट में नहीं ना, फीट में बोलोगे तो गलत हो जाएगा, 16.5 फीट बोलोगे तो बहुत कम हो जाएगा। यदि आप इस 16.5 मीटर को फीट में निकालना चाहोगे तो ये 54 फीट निकलेगा। तो जनरली फीट में क्वेश्चन नहीं पूछता, मीटर में ही पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे 54 फीट तो कहीं भी लिखा नहीं है, तो 16.5 मीटर याद रखेंगे। फीट गलती से मत करना, फीट में कन्वर्ट करोगे तो वो 54 फीट के आसपास होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ध्वनि का वायु में वेग। ठीक है, ये अभी मैं नहीं बताया, इस प्रश्न में मैं बताने वाला था, इसीलिए नहीं बताया क्योंकि इसको मैं प्रश्न के रूप में पूछा हूँ। ठीक है, तो ध्वनि में वायु का वेग अनुमानतः कितना है? 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी 10 मील प्रति मिनट, सी 330 मीटर प्रति सेकेंड, डी 3 × 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए अनुमानतः है। तो देखो ध्वनि में वायु का वेग जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कहाँ चला गया भाई, है ना। ध्वनि में वायु का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे 332 तो है नहीं, तो आपका लगभग ये 330 लिखा हुआ, ये आंसर जो है वो आपका सही होगा।
अब देखो इसको मैं आपको बता रहा हूँ। 332 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि का वेग है, अर्थात हम लिख सकते हैं 1 सेकेंड में ध्वनि का वेग कितना है, 332 मीटर। तो 0.1 सेकेंड, अब 0.1 सेकेंड में मैं ध्वनि का वेग क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमारे कान में जो ध्वनि का अनुभव होता है वो कितने सेकेंड तक होता है, 0.1 सेकेंड तक। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 33.2 मीटर, है ना। मैं भाग दूंगा, 332 भागी 0.1 करूंगा तो ये हो जाएगा 33.2 मीटर। मतलब 0.1 सेकेंड में ध्वनि 33.2 मीटर जो है वो आपका चलेगी। ठीक है, तो ये मान लो एक व्यक्ति है, ये खड़ा हुआ है। ठीक, ये मान लो बोलता है, क्या बोलता है, मान लो हेलो बोलता है, और ये हेलो जो है एक अवरोध से टकरा कर उसके पास वापस लौटना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कितने सेकंड बाद वापस लौटना चाहिए, 0.1 सेकंड बाद वापस लौटना चाहिए, क्योंकि पहला जो हेलो बोला है उसका अनुभव तो उसके कान में 0.1 सेकंड तक रहेगा ना। उसके बाद 0.1 सेकंड के बाद वो आपका हेलो दोबारा टकरा करके वापस आएगा किसी भी अवरोध से, चाहे वो एक सूना कमरा हो, चाहे वो कुआं वगैरह हो, तब उसको सुनाई देगा। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड में देखो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है कि ध्वनि कितने मीटर की दूरी तय करती है, 33.2 मीटर की दूरी तय करती है। तो 16.6 मीटर की दूरी इसलिए निकलती है कि 16.6 मीटर इधर जो है गमन करेगा, फिर टकरा करके फिर 16.6 मीटर इधर वापस आएगा। तो 16.6 और 16.6 दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाता है, 33.2 मीटर। तो 0.1 सेकेंड में वो 33.2 मीटर की दूरी भी तय कर लिया और यहाँ से टकरा करके वापस आया। तो सही अवरोध निकालने के लिए हम 33.2 में भाग देते हैं, 2 का आधा कर देते हैं, तो निकलता है 16.6 मीटर। तो ये अवरोध ऐसे ही निकाला गया है। ठीक है, 16.6 मीटर या 5 मीटर मोटा मोटा मान करके चलो। ठीक है, तो रट भी सकते हो, और बाकी कैसे निकलता है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अगला प्रश्न, 11 नंबर का प्रश्न देखिए। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। ठीक है, तो एक में तो मैं आपको बता दिया हूँ, ये सारे जो है आपसे अब बन जाने चाहिए। पराश्रव्य मतलब क्या होता है, अल्ट्रासोनिक सब हम पढ़ लिए। इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से क्रम, ऑडिबल 20 से 20,000 हर्ट्ज, और आपका पराश्रव्य अर्थात अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से क्या कहलाएगा, आपका अधिक कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लगभग 20 अंश सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, हवा, ग्रेनाइट, पानी, लोहा। ठीक है, अब देखो एक कंसेप्ट तो आपको पहले से बता दिया, आप सभी को पता है। सर्वाधिक ध्वनि की चाल किस में होती है, ठोस में। उससे थोड़ा कम किस में होता है, द्रव में। और सबसे कम किस में होता है, गैस में। कारण मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में बताया है, फिर भी जो नहीं देखे हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। देखो ठोसों में अणुओं की जो आपकी स्थिति होती है कुछ ऐसी होती है, द्रवों में कुछ ऐसा होता है, और गैस में कुछ ऐसा होता है। गैस में अणु एकदम दूर दूर रहते हैं। ठीक है, तो देखो ये अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से मैं बनाऊं तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा बनाते हैं, ये घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। ठीक है, इधर घनत्व तो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इधर देखो दूर दूर है, घना मतलब पास पास होते जाना। गैस में घनत्व कम है, द्रव में थोड़ा सा ऐसा है घनत्व, और ठोस में ऐसा है, पूरा चिपके हुए हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा माध्यम डेंस होगा, जितना ज़्यादा घनत्व अधिक होगा, वहाँ पे ध्वनि की चाल उतनी क्या होगी, अधिक होगी। ये ध्वनि की चाल का क्रम हो जाएगा, सर्वाधिक ठोस में, फिर थोड़ा कम द्रव में, फिर सबसे कम जो है आपका गैस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, पानी तो समझ में आ रहा है, हवा भी समझ में आ रहा है, लेकिन ग्रेनाइट और लोहा ये दोनों तो क्या है, ठोस हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, आपके ठोस हैं। ठीक, तो देखो हवा ऑप्शन तो सही नहीं होगा, पानी भी सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ठोस हमारा है। अब आपको ग्रेनाइट और लोहे में से जो है आपका एक आंसर जो है आपका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रेनाइट की तुलना में लोहा ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा घना होता है। ठीक है, कितने डिग्री पर, 20 अंश सेल्सियस तापमान पर, इसीलिए तापमान भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्रेनाइट की तुलना में लोहा ज़्यादा घना है, इसीलिए यहाँ पे
लोहे में चाल सबसे क्या होगी आपका ज़्यादा होगी, आंसर आ जाएगा डी लोहा। अगला क्वेश्चन फिर से वही है। माध्यम देखो, तीन प्रकार के माध्यम दिए हुए हैं। माध्यम एक है जल, माध्यम दो है इस्पात, माध्यम तीन है नाइट्रोजन। में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए। आपके ऑप्शन देखिए, इसको थोड़ा सा पढ़ के बनाइए, कमेंट करिएगा इसके लिए। ए 3 2 1, बी 3 1 2, सी 1 3 2, डी 2 1 3। बताइए, जल क्या है, द्रव है। इस्पात क्या है, ठोस है। नाइट्रोजन क्या है, गैस है। क्रम क्या होता है, अच्छा किस क्रम में जमाने को बोला है, आरोही क्रम। आरोही कई लोग जानते भी नहीं है, क्योंकि बचपन में मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था, आरोही और अवरोही। आरोही मतलब होता है बेटा बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब कम से ज़्यादा की ओर जमाना। और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, घटते क्रम मतलब ज़्यादा से कम की ओर जमाना। कन्फ्यूज़न होता था मेरे को बचपन में इसमें बहुत। ठीक है, तो ये बढ़ते क्रम में पूछा है ना, कम से अधिक की ओर। तो सबसे कम कौन, गैस, फिर उससे ज़्यादा द्रव, फिर उससे ज़्यादा चाल किस में होता है, ठोस। तो गैस अर्थात नाइट्रोजन किस नंबर पे है, 3 नंबर पर। द्रव मतलब जल 1 नंबर पर है, और ठोस जो है वो 2 नंबर पर है। तो 3 1 2, 3 1 2 आंसर जाएगा आपका बी। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है ए उनकी आंखों के तारे बड़े होते हैं, बी उनकी रात्रि की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, सी प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, डी वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है वो आपका निर्देशित होते हैं। चमगादड़ रातों में इसलिए उड़ सकते हैं क्योंकि वो कौन सा वेव यूज़ करते हैं, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो आपके यूज़ करते हैं। यहाँ पे पराध्वनि नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में पराश्रव्य होना चाहिए। अब लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे भी व्यापम जो एग्ज़ाम लेता है उसमें क्या कम गलती रहती है, ठीक। तो जो चमगादड़ होते हैं ना, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालते हैं और ये तरंगे किसी भी सामने की वस्तु से टकरा करके वापस लौटती है, और वो टकरा करके चमगादड़ को वापस मिलती है। तो चमगादड़ के सामने एक रात्रि में भी वर्चुअल इमेज बन जाता है, ठीक है। और ये जो तरीका होता है ना बेटा, इसको कहते हैं इकोलोकेशन। इकोलोकेशन सेम इसी प्रकार का यूज़ जो है आपके डॉल्फिन भी करते हैं। डॉल्फिन भी यही यूज़ करते हैं, वेल भी इसी प्रकार का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए डॉल्फिन और वेल की संचार प्रणाली ऐसा इको लोकेशन पे काम करती है। और हमारा जो सोनार सिस्टम होता है पानी जहाज़ों में, सोनार, और हवाई जहाज़ों में क्या होता है, रडार, वो तो अलग है। पानी जहाज़ों में जो सोनार सिस्टम होता है वो इसी प्रकार के इको लोकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है वो आपका बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि वी ए वी डब्ल्यू और वी एस क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति है तो सही क्रम क्या होगा, ठीक है। वी ए किसका है, आपके ऑप्शन सामने हैं, आप यहाँ से देख करके आंसर दे सकते हैं। मैं इसको सॉल्यूशन इसका दे रहा हूँ। वी ए क्या किसका है, वायु का है। वी डब्ल्यू किसका है, जल का है। वी एस किसका, इस्पात का है। ए मतलब एयर हो गया, डब्ल्यू मतलब वाटर हो गया, और एस मतलब स्टील हो गया, ठीक है। तो देखो, तो इसमें ध्वनि की गति सभी जो है किस क्रम में दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में। तो अपन भी बढ़ते क्रम में जमा लेते हैं। सबसे कम किस में होगा, वायु में होगा, मतलब वी ए। फिर उसके बाद ज़्यादा हो किस में होगा, जल में होगा, मतलब वी डब्ल्यू। उसके बाद ज़्यादा किस में होगा, इस्पात मतलब स्टील में होगा, वी एस। तो वी ए वी डब्ल्यू वी एस आंसर जाएगा ए। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि जो है वो आपका उत्पन्न होती है ना। लगभग 5 डेसिबल, लगभग 10 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल, लगभग 100 डेसिबल, ठीक। तो मैंने देखो आपको ध्वनि वाले क्लास में आपका डेसिबल के बारे में बताया हुआ है कि जो जनरली सामान्य फुसफुसाहट होती है वो 10 डेसिबल का होता है ना। जो ट्रैफिक वगैरह में शोर होता है वो 70 से 80 डेसिबल का होता है। रॉकेट वगैरह जो होता है वो 120 डेसिबल का होता है। सामान्य जो बातचीत होती है वो लगभग 30 से 40 डेसिबल के बीच होती है। तो आंसर आएगा आपका सी, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन कथन करने वाला क्वेश्चन है। कथन देखो, अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों मतलब चर्च तथा बड़े अन्य भवनों में प्रतीत होता है। ठीक है, अनुरणन मतलब वही आपका बोलना चाहिए कि गूंजना, है ना, जो जहाँ पे आवाज़ गूंजता है उसको कहते हैं अनुरणन। ठीक है, कारण लिखा हुआ है दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि का परावर्तन हो सकता है। नीचे कूट दिए हुए हैं, कूट का पैटर्न वही रहता है। ए लिखा हुआ है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में वही है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में ए सही है परंतु आर गलत है। डी में ए गलत है परंतु आर सही है। जनरली कूट का यही पैटर्न रहता है, लेकिन आप हमेशा पढ़ना, क्या पता आपके एग्जाम में थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया तो आप आंसर फिर गलत दे डालोगे। तो देखो इसका सही आंसर जाएगा ए। ए भी सही है, आर भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। दोनों एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि जो बड़े बड़े सभागार हॉल होते हैं उनमें जो ध्वनि होती है बार बार दीवारों से, छतों से, फर्श से टकरा कर लौटती है, क्योंकि वो पर्याप्त दूरी पर होते हैं और हमको बार बार सुनाई देते हैं। तो बार बार जब सुनाई देता है उसी को ध्वनि का अनुरणन कहते हैं। ठीक है, यही कारण होता है कि जब आप किसी थिएटर वगैरह में जाते हैं, किसी बड़े सभागार, किसी बड़े ऑडिटोरियम में जाते हैं, तो ऑडिटोरियम की दीवारों पे, उसकी छतों पे एकोस्टिक फोम लगाया जाता है, मतलब जो ध्वनिरोधी फोम या सीट लगाया जाता है ताकि अनचाही आवाज़ वहाँ पे ना गूंजे। ठीक है, तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तारत्व मतलब पिच। पिच मतलब क्या होता है? ध्वनि का मोटा सुनाई देना या ध्वनि का पतला सुनाई देना, ये कहलाता है आपका तारत्व कहलाता है। ठीक है, तो ध्वनि का मोटा सुनाई देना या ध्वनि का पतला सुनाई देना, ये ध्वनि की किस पर निर्भर करता है? ए आवृत्ति, बी तीव्रता, सी वेग, डी आयाम। तो ध्वनि का मोटा या पतला सुनाई देना उसकी फ्रीक्वेंसी पर, उसकी आवृत्ति पर जो है वो आपका निर्भर करता है। अच्छा, मोटा पतला का आवाज मतलब क्या होता है? जैसे कि शेर, शेर का दहाड़ जो है वो मोटा है, जबकि मच्छर की जो भिनभिनाहट होती है वो पतली है। तो इसमें किसका पिच अधिक है? ठीक है, तो इसमें मच्छर का पिच क्या है आपका? अधिक माना जाएगा और शेर का पिच कम माना जाएगा। जितना मोटा आवाज उतना पिच कम है, जितना पतला आवाज उतना पिच ज्यादा है ना। तारत्व, तार जैसा आवाज, तार जैसा आवाज, जैसे पुरुषों और महिलाओं में अपन कंपेयर करें तो पुरुषों का पिच क्या है? कम है। महिलाओं का पिच क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ क्या होती है? पतली होती है। ठीक है, तो पिच सीधा सीधा समानुपाती होती है फ्रीक्वेंसी के। ध्वनि का तारत्व समानुपाती आवृत्ति, ये दिमाग में बिठा लो। यदि आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व भी अधिक होगा, आवृत्ति कम होगी तारत्व भी क्या होगा? कम होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना नहीं हो सकती है? ए विवर्तन, बी ध्रुवण, सी परावर्तन, डी व्यतिकरण। देखो, ध्वनि तरंगों में प्रकाश तरंगों की भांति विवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है, व्यतिकरण भी होता है, लेकिन जो पोलराइजेशन ध्रुवण की घटना होती है वो ध्वनि तरंगों में नहीं होती, क्योंकि ध्वनि तरंग जो होती है वो यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, जबकि जो ध्रुवण की घटना होती है, ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, जैसे कि आपका प्रकाश, है ना। इसीलिए ध्वनि में ध्रुवण जो है वो आपका नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ए माइक्रोफोन द्वारा, बी लाउड स्पीकर द्वारा, सी सौर कोशिका द्वारा, डी ग्रामोफोन द्वारा। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसमें परिवर्तित करते हैं? तो इसमें सही आंसर जाएगा देखो आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन अलग चीज़ होता है, लाउड स्पीकर अलग चीज़ होता है, आई थिंक आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो माइक्रोफोन क्या करते हैं? जैसे मैंने जो लगाया हुआ है ये आपका एक माइक्रोफोन है, और आप जिस भी माध्यम पे देख रहे हैं, चाहे टीवी पे देख रहे हैं, चाहे लैपटॉप पे देख रहे हैं, चाहे अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, तो मैं जो यहाँ से बोल रहा हूँ वो आप अपने स्पीकर पे सुन पा रहे हैं, तो वो आपका स्पीकर है। भले ही वो लाउड नहीं है, ज़्यादा बड़ा रहता तो वो लाउड स्पीकर कहलाता। अब माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन मैं जो बोल रहा हूँ ये ध्वनि ऊर्जा को, ठीक है, मतलब
ये किस में कन्वर्ट करता है, आपका विद्युत ऊर्जा में जो है आपको बदलता है। और ये इस वायर के माध्यम से, मेरे कान के पीछे वायर लगा हुआ है, ये वायर के माध्यम से मेरे सामने लगे हुए सिस्टम पे, कंप्यूटर पे जा रहा है, और वो उसको क्या कर रहा है, आपका रिकॉर्ड कर रहा है। तो चाहे इस तरीके से बोलने वाली रिकॉर्डिंग हो, फ़ोन कॉल हो, संगीत रिकॉर्डिंग हो, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या, आपका माइक्रोफोन। अगला प्रश्न देख लीजिए। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि का स्तर है 90 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल और आपका 100 डेसिबल। सामान्यतः जो वातावरण में हम शोर सुनते हैं या सामान्यतः जो बातचीत होता है वो 30 से 40 डेसिबल के बीच का होता है। अधिकतम वो 60 डेसिबल तक जो है जा सकता है मानव के लिए सामान्य ध्वनि का स्तर। लेकिन जो 90 डेसिबल है, 120 डेसिबल है, 100 डेसिबल है, ये सब शोर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन के आधार पर जो मानक ध्वनि कहलाएगा वो कहलाएगा 60 डेसिबल। अगला प्रश्न, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ए खून में हीमोग्लोबिन, बी पेशाब में शक्कर, सी वातावरण में ध्वनि, डी वायु में कण। आप सभी को पता है डेसिबल नापा जाता है किसके लिए यूज होता है? वातावरण में जो ध्वनि का, क्या, ध्वनि की इंटेंसिटी मापने के लिए। इस चीज को भी याद रखना, साउंड का इंटेंसिटी मापने के लिए यूज होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग होता है, शॉर्ट में इसको डीबी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ए, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। बी, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। सी, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। और चौथा है, मतलब ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं, है ना। इसमें से क्या सही होगा? ए और 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, या फिर सभी सही है। ठीक है, तो देखो पराश्रव्य तरंगे मतलब क्या होता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसके देखो बहुआयामी उपयोग है। ठीक है, एक अल्ट्रासोनिक पेस्ट किलर आता है। अल्ट्रासोनिक पेस्ट किलर मतलब कीड़ों को मारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कपड़े धोने की मशीन में गंदगी हटाने में भी जो है आपका ये अल्ट्रासोनिक वेव्स काम आती है। चिकित्सा में कई सारी बीमारियों को ठीक करने में इसका उपयोग होता है। एक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक ऐसी तकनीक है जिसमें जो पथरी रहता है, जो स्टोन रहता है, उसको अल्ट्रासोनिक वेव्स के माध्यम से बिना चीर फाड़ के वहाँ पे क्रैक कर दिया जाता है। तो वो कहलाता है लिथोट्रिप्सी। मतलब चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका जो है वो आपका प्रयोग होता है। और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे कि पानी वगैरह में मछली मारने में या मछलियों को भगाने में ये यूज़ होता है। जो स्वचालित दरवाजे होते हैं उनमें भी यूज़ होता है। तो आंसर जाएगा डी, ये सभी क्या है आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, द्रव में, धातु में, निर्वात में। तो ये तो मैं आपको कई बार बता चुका कि आपका ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा जो है ठोस में अधिक होता है। और ऑप्शन में सही आंसर जाएगा सी। ठीक है, और बिल्कुल जीरो किस में होगा? निर्वात में, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए भाई? माध्यम चाहिए। ठीक है, तो जो ठोस होते हैं उसमें अणु पास पास होते हैं, जिससे कंपन जो होता है, ध्वनि कंपन, वो तेजी से आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? ए स्टील में, बी वायु में, सी निर्वात में, डीजल में। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आंसर जाएगा ए जो है वो आपका स्टील में। अगला प्रश्न, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ए ध्वनि का अपवर्तन, बी विस्पंदों का बनना, सी ध्वनि का प्रकीर्णन, डी प्रतिध्वनि निर्धारण। ठीक है, क्या बोला था, क्या वर्ड बोला था? इकोलोकेशन। इकोलोकेशन अर्थात प्रतिध्वनि के माध्यम से चमगादड़, डॉल्फिन जो होते हैं ये एक वर्चुअल इमेज बनाते हैं, और ये अपने मुंह से, नाक से पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं। जब ये तरंगे किसी वस्तु से या कीट पतंगों से, शिकार से, दीवार से, पेड़ पौधों से टकरा करके लौटती है, तो इनको एग्जैक्ट उसकी दूरी का, उसकी लोकेशन का अनुभव जो है वो आपका हो जाता है। यही मैकेनिज्म सोनार में काम करता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसी इकोलोकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, प्रतिध्वनि का प्रयोग करते हैं। आंसर आएगा आपका डी। अगला प्रश्न, ठीक है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर है ए 45 dB, बी 50 dB, सी 55 dB, डी 60 dB। यहाँ पे WHO का जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, नॉर्म्स बोला गया है। जनरली एक क्वेश्चन मैंने अभी बोला था जिसमें 100 था, 120 था, तो क्वेश्चन के आधार पे मैंने बोला 60 को सही ले लो। लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार शहरों में शोर की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है 55 डेसिबल। WHO के अनुसार यदि किसी शहर में 55 डेसिबल से अधिक ध्वनि हो रहा है तो वो ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में है, जिसमें मानसिक तनाव, नींद में बाधा, अशांति, कान में क्षति आदि की संभावना जो है वो आपका हो सकती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है, मतलब कितना स्तर जो है वो आपका एक्सेप्टेबल है, कब, रात के समय, कैसे क्षेत्र में, आवासीय क्षेत्र में। ठीक है, ए 45 डेसिबल, बी 55 डेसिबल, सी 75 डेसिबल, डी 80 डेसिबल। अभी जो क्वेश्चन बनाए उससे तो एलिमिनेट करके बना सकते हो, 80 तो होगा नहीं, 75 तो होगा नहीं, 55 तो ऐसी नगरीय शोर के लिए बोला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है रात में चूंकि शांति की आवश्यकता होती है, नींद की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो रिहायशी इलाके हैं, जो आवासीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे रात में ध्वनि का जो आपका शोर का जो अनुमानित मतलब एक्सेप्टेबल जो आपका स्तर है वो माना गया है 45 dB, और सामान्यतः ये माना गया है 55 dB। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे रात है, इसीलिए 45 dB आपको लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, ए सोनोग्राफी, ठीक है, बी ECG, सी EEG, डी एक्सरे। ठीक है, ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो कि हार्ट के लिए यूज़ होता है, EEG मतलब इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम जो कि ब्रेन के लिए यूज़ होता है, एक्सरे तो आप जानते हैं, है ना। बच गया क्या आपका सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में शरीर के भीतर के अंगों को जो है वो आपका देखा जाता है। ठीक है, तो सोनोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं, पराश्रव्य ध्वनि का, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। आंसर आएगा आपका ए। ठीक है, देखो सोनोग्राफी को मैं अगर आपको बताऊं, सोनोग्राफी को अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का या पराश्रव्य तरंगों का यूज़ होता है। जनरली 2 से लेकर के 10, है ना, बोलना चाहिए कि मिली हर्ट्ज की पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। ये तरंगें शरीर में अंदर तक जाती हैं और हमारे शरीर के भीतर के जो टिश्यूज़ हैं उनसे परावर्तित होकर के वापस लौटती हैं और कंप्यूटर में उसकी एक छवि बन जाती है। ठीक है, तो खास करके जो बोलना चाहिए गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके भ्रूण को देखने के लिए, बच्चों के विकास को देखने के लिए, इसके अलावा लीवर या फिर किडनी आदि के निरीक्षण के लिए ये अल्ट्रासाउंड टेस्ट करते हैं। ठीक है, सोनोग्राफी भी बोलते हैं, देखना मेडिकल की भाषा में जाओ अल्ट्रासाउंड करवा लो बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा ये पद्धति जो है वो काम करती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते क्योंकि ए चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, बी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, सी चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, डी चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। ठीक है, सूट तो पहने रहते हैं लेकिन मेन जो कारण है बेटा, चंद्रमा पर क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है, और ध्वनि चूंकि कैसी तरंग होती है ध्वनि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है, उसको चलने के लिए माध्यम चाहिए, है ना। आप देखना बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह में साउंड प्रूफ कमरे होते हैं। इधर बैठ के आप क्या क्या बात कर रहे हैं बाहर वाला नहीं सुन पाता, क्योंकि वो पूरी तरीके से एक ऐसा माध्यम बना देता है, एक निर्वात माध्यम बना देता है, तो बाहर आवाज़ नहीं जा पाता। कार वगैरह में भी ऐसा होता है, कार के भीतर आप बैठ के चिल्लाओगे, बाहर में सुनाई नहीं देता, पूरा एक वैक्यूम, एक निर्वात बन जाता है ना। तो वायुमंडल नहीं है कहाँ, चंद्रमा में, इसीलिए वहाँ पे एक दूसरे जो है वो बात नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। और चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कमज़ोर है। तो गुरुत्वाकर्षण कमज़ोर होने के कारण जो वायु के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है, उसका जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है, वो पलायन वेग से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और वहाँ पे वायुमंडल टिक नहीं पाता।
ठीक है, ये मैंने पिछले एमसीक्यू सीरीज़ में आपको समझाया हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के लिए हाल की दीवारों को क्या करना चाहिए? ए ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, बी ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, सी ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, डी ध्वनि को अवशोषित करना चाहिए। तो जहाँ पे म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं, थिएटर होते रहते हैं, मैंने कहा उनकी छतों में, है ना, उनकी दीवार में एकोस्टिक फोम लगाए जाते हैं, है ना, साउंड प्रूफ सीट्स जो है वो आपके लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा मूवी वगैरह देखने आप जाते होंगे तो फर्श में जो है आपका कारपेट बिछा रहता है, नॉर्मल टाइल्स क्यों नहीं लगता? वो परावर्तित करेगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनि अवशोषित हो जाए ताकि आपको क्लियर और क्रिस्प साउंड सुनाई दे। अगर अवशोषित नहीं होगी, टकराएगी, तो फिर वहाँ पे इको जो है वो आपका जनरेट होगा। ठीक है, तो म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हाल की दीवारों कैसा होना चाहिए? ध्वनि का अवशोषण करने वाली कैसी होनी चाहिए? आपकी दीवार होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी लोहे की छड़, सी भाप, डी जल। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बोलना चाहिए कि कठिन क्वेश्चन बनता अगर केवल और केवल गैस रहते तो। अब यहाँ पे लोहे की छड़ लिख दिया है, ये ठोस है तो इसमें चलेगा भाई अधिक तेज। अगला प्रश्न देख लीजिए, ध्वनि तरंगे ए निर्वात में चल सकती हैं, बी केवल ठोस माध्यमों में चल सकती हैं, सी केवल गैसों में चल सकती हैं, डी ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। तो ठोस में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है, भले लिखा नहीं है लेकिन ऑप्शन के आधार पर ये क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर जो है वो आपका कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ता? ए दाब का, बी तापमान का, सी आर्द्रता का, डी घनत्व का। घनत्व का तो पड़ता ही पड़ता है भाई, ठीक है, आर्द्रता का भी पड़ता है, तापमान का भी पड़ता है, दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए राइट आंसर जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न देखिए, हाँ ये कूट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है? ए सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता। दूसरा, सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अधिक होती है। तीसरा, तीसरा वर्ड भी है इसमें लिखा नहीं है, लिख देता हूँ मैं। तीसरा, सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक एवं वर्ण सुविधाएं, है ना, कलर एडवांटेज जो है वो प्रदान करती हैं। अब इन तीन कथन में से कौन से सही है? केवल तीन सही है, केवल दो सही है, केवल एक और तीन सही है, या फिर एक, दो और तीन, तीनों जो है वो आपके सही हैं। ठीक है, चलो अब इसको एक बार और पढ़ते हैं। सोडियम बत्ती मतलब जानते हो, है ना, देखा है आपने हेलोजन लाइट्स। अब इसका प्रयोग धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पहले स्ट्रीट लाइट वगैरह में आपको ये हेलोजन लाइट्स ही दिखाई देते थे जिनका रोशनी येलो कलर का होता था। अब इसको रिप्लेस करके आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट में अब एलईडी लाइट जो है वो आपका लगाए जा रहे हैं। कारण क्या है? पहला, सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो हैलोजन बल्ब होते हैं वो प्रकाश को 360 डिग्री में फैलाती हैं जबकि एलईडी जो है केवल एक दिशा में फैलाता है। तो पहला तो कथन सही है। दूसरा कथन, सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता जो अवधि है, मतलब लंबे समय तक वो क्या होती हैं? आपकी टिकती हैं। ठीक है, ये गलत है भाई। ये इसलिए गलत है क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज के दौर में उन सोडियम बत्तियों को, उन हेलोजन लैम्प को हटा करके एलईडी लाइट का प्रयोग नहीं करते, है ना। इनका ये ज़्यादा लंबे समय तक टिकती भी नहीं है। इससे अत्यधिक जो है ताप निकलता है, जिससे जितना ज़्यादा ताप निकलेगा उष्मा के रूप में उतना ज़्यादा जो है उस ऊर्जा का क्या होगा? क्षय होगा। ठीक है, तो जो एलईडी बत्तियां होती हैं ना, वो इनमें ताप जो है कम रहता है जबकि हैलोजन लैम्प या सोडियम बत्तियों में ताप क्या रहता है? अधिक। ये पीले कलर की जलती हैं, है ना, जबकि एलईडी बत्तियां जो है वाइट कलर में जो है रहती हैं। हालांकि ये भी मल्टी कलर में आती हैं लेकिन जनरली जो है दूधिया कलर में रहता है और इनमें बिल भी कम आता है। तो ये गलत है ना। एलईडी बेटर है हैलोजन से।
तभी तो आजकल कार वगैरह में भी हैलोजन की जगह एलईडी आ रहा है। तीसरा, जो हैलोजन है या सोडियम बत्ती है, उसका स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है, बिल्कुल सही है, पीला कलर ही दिखता है। जबकि एलईडी जो है वो आपका कलर एडवांटेज प्रदान प्रदान करती है, मल्टी कलर जो है वो आपका होता है। बिल्कुल एलईडी मल्टी कलर होता है। अरे आजकल जो आप घरों में सजावट भी करते हो दीपावली वगैरह में, सब क्या लाइट रहता है? एलईडी लाइट तो ही रहता है ना। ठीक है, तो आंसर जाएगा आपका एक सही है और तीन सही है, दूसरा क्या है गलत है। आंसर जाएगा सी। ठीक। और याद करो, जो बच्चे 90s किड्स हैं या फिर बचपन में आपने देखा होगा, बचपन में शादी वगैरह में त्योहारों वगैरह में जो जो आपका बोलना चाहिए कि झालर वगैरह लगते थे ना, ठीक, वो हेलोजन बल्ब होते थे। लेकिन वो कलर कलर कैसे दिखते थे, उनके ऊपर का जो बल्ब का कांच है उसका कलर बदलते थे, किसी का नीला, किसी का हरा, किसी का पीला। बट एलईडी बल्ब में ऐसा नहीं होता। एलईडी बल्ब में लाइट का कलर ही डिसाइड कर सकते हैं, तो ये मल्टी कलर एडवांटेज आपको एलईडी बल्ब में मिलेगा। तो पहला सही है और तीसरा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, ए 5 मिनट में, बी 6 मिनट में, सी 8 मिनट में, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए, सूर्य का प्रकाश एक्चुअल में पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड के आसपास जो है इसको लगते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से देखोगे तो ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो आंसर जाना चाहिए नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन सर व्यापम इसका उत्तर ले लिया है कि आपका 8 मिनट, ऐसा प्रश्न व्यापम पूछता है, इसीलिए मैंने इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे रखे हुए हैं। इसका आंसर दोनों हो सकता है, नन ऑफ द एबव भी हो सकता है और 8 मिनट भी हो सकता है। फिर इस क्वेश्चन को व्यापम विलोपित भी कर सकता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है, लेकिन नन ऑफ द एबव न लगा करके मैं रहता तो 8 मिनट के आसपास लगाता। ठीक है, क्योंकि 8 मिनट 20 सेकेंड है, लेकिन नन ऑफ द एबव यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको व्यापम उत्तर लेता क्या, डी। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में स्वविवेक का उपयोग करें और बाद में जो है दावा आपत्ति के माध्यम से इस प्रकार के प्रश्नों को डिलीट करवाएं। यही उपाय रहता है और कुछ भी उपाय नहीं है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पे जो है वो आपका मिला था? ठीक है, आइंस्टीन जाने जाते हैं किसके लिए? ए आपेक्षिकता, बी बोस आइंस्टीन संघनन, सी संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता, डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, आइंस्टीन का अगर हम देखें तो एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहते हैं, जिसके अनुसार जब प्रकाश जो है किसी धातु पर पड़ता है तब इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका बाहर निकलते हैं। इससे प्रकाश का एक कणीय जो आपका प्रकृति है वो पता चलता है। ठीक है, और इसीलिए आइंस्टीन को क्या प्राइज़ दिया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है। ऐसा होने का कारण है, ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी वायुमंडलीय अपवर्तन, सी सूर्य की दिशा में प्रत्यक्ष परिवर्तन, डी विक्षेपण या परिक्षेपण। ठीक है, तो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है। किसके चलते? अपवर्तन के सिद्धांत के चलते। मैंने बड़े डिटेल में अपवर्तन में आपको पढ़ाया हुआ है। तालाब की तली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में आपका डूबी हुई क्षण का मुड़ा हुआ दिखाई देना, है ना, एक सिक्का जो आपका गिलास में डूबा हुआ है उसका तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये सभी अपवर्तन के ही परिणाम हैं। और ऐसा क्यों होता है वो डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आंसर जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता निम्नलिखित में से कौन सी होगी? +2 डायप्टर, +0.02 डायप्टर, -0.5 डायप्टर, +0.5 डायप्टर। आप सभी को पता होना चाहिए कि लेंस की क्षमता को मापा जाता है किससे? डायप्टर से। ठीक है, लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है?
डायप्टर से मापी जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है कितना है आपका 50 सेंटीमीटर है। तो इसका शक्ति या क्षमता कितना होगा, चलिए इसको हल करते हैं। देखो आप सभी को मैंने बताया हुआ है कि जो लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की क्षमता बराबर एक बटे क्या हो सकता है, मतलब क्या लिखते हैं, एक बटे फोकस दूरी, ऐसा पढ़ाया हुआ मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि लेंस की जो फोकस दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। तो बराबर हो जाएगा एक बटे 50 सेंटीमीटर। लेकिन जो डायप्टर हम मापते हैं, जो निकालते हैं, वो मीटर में निकालते हैं। तो 50 सेंटीमीटर को यदि हम मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, 5 एकम 5 दूने, तो आंसर आएगा 2 डायप्टर। ठीक है, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता 2 डायप्टर में आपका आएगी। याद रखना, अगर यहाँ पे मीटर दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप पुट कर देना इस फॉर्मूला पे, लेकिन यदि सेंटीमीटर दिया हुआ है तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। क्लियर है। अगला प्रश्न, तेज गर्मी के मौसम में मुख्यतः रेगिस्तान में घटित होने वाली जो दृष्टि भ्रम की घटना होती है वह किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ए परावर्तन, बी व्यतिकरण, सी प्रकीर्णन, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैंने परावर्तन वाली क्लास में, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंतर्गत आपको एक बताया हुआ है मृग मरीचिका। मृग मरीचिका में क्या होता है, जो आपके राहगीर होते हैं उनको एक निश्चित दूरी पर झील दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे रेत ही रेत होता है। तो ये वाली जो दृष्टि भ्रम होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मैंने आपको बड़े ही विस्तार से पढ़ाया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में गर्मी के समय में जो रेत से लगी हुई प्रकाश की परतें होती हैं वो गर्म हो जाती हैं और गर्म होकर के वो विरल हो जाती हैं। फिर ऊपर से प्रकाश किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहती हैं तो विरल माध्यम में प्रवेश करने की बजाय पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। इसी घटना को कहते हैं वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं वो उल्टे लटके हुए प्रतीत होते हैं और ऐसे झिलमिलाते रहते हैं। तो ऐसा लगता है दूर जो है वो मतलब झील वगैरह है और पेड़ का प्रतिबिंब जो है पानी पर बन रहा है। तो इस प्रकार का दृष्टि भ्रम कहलाता है मृग मरीचिका। क्यों? क्योंकि मृग का रूप धारण किया था दुष्ट राक्षस मारीच ने, और इसके चलते आपका जो कहानी घटा और सीता माता का अपहरण हुआ, उस घटना को मृग मरीचिका कहते हुए इस दृष्टि भ्रम से जोड़ा जाता है। तो आंसर जाएगा आपका डी। ये घटना किसकी वजह से होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होती है। अगला प्रश्न है, जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी किसके बराबर होती है? ए उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी के, बी उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 2 गुनी, सी उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुनी, डी उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की आधी। ठीक है, तो देखो, जब उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी ना, इस कंडीशन में वो क्या होगी? आपका 4 गुनी होगी, 4f होगा। जब उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा तब न्यूनतम दूरी उस उत्तल लेंस के फोकस दूरी के 4 गुनी होगी। आंसर जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, जब प्रकार की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, ये प्रकार नहीं है, प्रकाश है, माफ कीजिएगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो ए इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है, बी इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, सी इसकी चाल घट जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है, डी इसकी चाल घट जाती है तथा यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो, अभिलंब की ओर दूर हटना झुकना वो बाद में बताऊंगा, पहले तो आप सघन और विरल को समझो।
सघन और विरल। ठीक है, तो प्रकाश की चाल ऐसा होता है, माध्यम जितना सघन होगा वहाँ पे प्रकाश की चाल उतनी कम होगी, माध्यम जितना विरल होगा वहाँ पे प्रकाश की चाल उतनी अधिक होगी, है ना। तो प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम होती है, और माध्यम की सघनता जितनी कम होती जाएगी अर्थात माध्यम विरल होती जाएगा तो प्रकाश की चाल बढ़ती जाती है। तो प्रकाश की चाल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो चाल अधिक होगी, कम तो हो ही नहीं सकती। तो जहाँ जहाँ पे कम लिखा है वो ऑप्शन तो गलत ही हो गया। अब अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हटेगी, ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा के समझाया है। ठीक है, यदि आप फिजिक्स के मतलब सिद्धांतों में इसको याद नहीं कर पाते तो मैं आपको बोला था कि इसके लिए ट्रिक याद रखना कि हम सघनता की ओर झुकते हैं, विरलता की ओर नहीं झुकते। हमारा झुकाव किस ओर होता है, सघनता की ओर झुकाव होता है। तो सघन में जाना मतलब अभिलंब की ओर झुकना, और विरल मतलब जस्ट उल्टा, एक याद रखो दूसरा याद हो जाएगा। तो सघनता की ओर झुकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिखा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है, सघनता की ओर जाती तो झुकती, लेकिन ये सघन से विरल की ओर जा रही है तो दूर हटेगी। कहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये गलत है, यहाँ पे झुक जाती है, गलत है, हटेगी, ये सही। तो पहला आंसर सही जाएगा बेटा, चाल बढ़ेगी और अभिलंब से क्या होगी आपका, दूर हटेगी। क्लियर। अगला प्रश्न देख लीजिए, हमें हरी घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। बी, यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है। सी, यह हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करता है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई भी वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है वह उस रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है, शेष प्रकाश को अवशोषित करती है। यदि हरी घास हरी दिखाई दे रही है तो इसका कारण ये है कि वो घास हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित कर रही है। तो आंसर आ जाएगा आपका ए। क्लियर है। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है ए 0, बी 1, सी अनंत, डी 1 और अनंत के बीच। देखो समतल दर्पण नाम से स्पष्ट है, समतल, समतल दर्पण की सतह समतल होती है, इसलिए उसकी वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। भाई उसका वक्रता त्रिज्या बनाओगे कैसे, वो तो समतल है ना। ठीक है, तो आंसर जाएगा आपका सी, अनंत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना से यह निर्णय लेने में सहायक होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ए विवर्तन, बी ध्रुवीकरण, सी अपवर्तन, डी व्यतिकरण। ध्वनि वाला क्वेश्चन एक दिया था और पूछा था कि निम्न में से कौन सा ध्वनि का गुण नहीं है, और मैंने आंसर लिया था क्या, ध्रुवण, पोलराइजेशन, वो केवल अनुप्रस्थ तरंग में होता है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग का मेन गुण है कौन सी घटना, ध्रुवीकरण की घटना, ध्रुवण पहचान है अनुप्रस्थ तरंगों का। ठीक है, तो प्रकाश के ध्रुवण से यह सिद्ध होता है कि वह एक अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, इसलिए उसमें ध्रुवण नहीं होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष किस कारण से जो है वो आपका बनता है? ए अपवर्तन और परिक्षेपण, बी प्रकीर्णन और अपवर्तन, सी विवर्तन और अपवर्तन, डी अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है, मेनली इंद्रधनुष जो है वो स्कैटरिंग के चलते बनता है, प्रकीर्णन के चलते बनता है। मैंने प्रकीर्णन जो है आपको पढ़ाया हुआ है, प्रकीर्णन बोलो, वर्ण विक्षेपण बोलो, है ना, एक ही बात है। तो प्रकीर्णन या वर्ण विक्षेपण के चलते इंद्रधनुष बनता है। तो जिसमें प्रकीर्णन लिखा हुआ है वो आपका सही है, बाकी सब गलत है। आंसर जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब जो है वो आपका बनता है? ए वास्तविक और सीधा, बी आभासी और सीधा, सी वास्तविक और अधोशीर्षी, डी आभासी और अधोशीर्षी। ठीक है, किस लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, किस दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, प्रकाश वाले चैप्टर में बड़े डिटेल से हम इसको पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखो अवतल लेंस जो है, पहली बात तो याद रखेंगे इस ऑप्शन के आधार पे आपको बनाना है ना। अवतल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी जो है वो आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और बात करें कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो देखो वो डिपेंड करता है कि जो वस्तु है और जो फोकस दूरी है उसके बीच दूरी कितनी है। ठीक है,
तो अवतल लेंस जो है जनरली क्या करता है, एक तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इसमें सीधा और आभासी वर्ड दिया हुआ है किसमें, आपका बी में, तो आंसर जाएगा आपका बी। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लीजिए। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो आपका दिया गया था। ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सी प्रकाश का प्रकीर्णन, डी आपका प्रकाश का परिक्षेपण। तो सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो आपका मिला, और इस प्रभाव को हम रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। रमन प्रभाव में प्रकाश जब किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उन्होंने कहा कि उसकी ऊर्जा, उसकी दिशा बदल जाती है, और इसी खोज के आधार पर 1930 में उनको जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो आपका दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो है वो किसने किया। ए सैमुअल कोहेन, बी नरिंदर कपानी, सी पसी एल स्पेंटर, टी टी एच मैमा। तो जो नरिंदर सिंह आपके कपानी जी हैं, ठीक है, नरिंदर कपानी या नरिंदर सिंह कपानी, उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का जो है वो आपका आविष्कार किया। ऑप्टिकल फाइबर एक पतला जो है इस प्रकार से जो है आपका नलिका होता है, जिसमें प्रकाश को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। वर्तमान में जितने लोग जो हैं आप लोग उसका यूज़ करते हैं ना, फाइबर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर। तो फाइबर का मतलब है ऑप्टिकल फाइबर उसमें रहता है, पतला सा दिखना आपका उसमें तार रहता है। तो जनरली इसका उपयोग इंटरनेट में, डेटा संचार करने में, चिकित्सा वगैरह में, एंडोस्कोपी वगैरह में किया जाता है। ठीक है, तो नरेंद्र सिंह कपानी जी का नाम आप याद रखना, जो कि ऑप्टिकल फाइबर के क्या हैं, आपके आविष्कारक हैं। तो इस प्रकार इस क्लास में हमने आपका ध्वनि के अंतर्गत, तरंग के अंतर्गत और प्रकाश तो हमने शुरू ही किया था, उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखे हैं। ये श्रृंखला हमारी कंटिन्यू रहेगी, इसका भाग 2 भी आएगा, उसको भी अनिवार्य रूप से देखिए। और इससे पहले जितने भी एमसीक्यू सीरीज़ हो चुके हैं उनको आप अनिवार्य रूप से देख लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो आपके साबित होंगे। अंतिम में मैं आपको फिर से कहता हूँ कि पूरे के पूरे सेशन का निःशुल्क पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन में बुक्स एंड नोट्स, ई बुक्स एंड नोट्स नामक फोल्डर होगा, वहाँ पे जाएंगे तो आपका फ्री नोट्स का एक कोर्स होगा, उसमें क्लिक करके उसको रजिस्टर करेंगे तो आप वहाँ पे नोट्स जो है डाउनलोड करके एप्लीकेशन में पढ़ सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रयोगशाला परिचारक का टेस्ट सीरीज़ भी आप अनिवार्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए, जो हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसमें आप जितनी बार चाहे हमारा टेस्ट जो है वो आपका दिला सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे जिनको थ्योरी में दिक्कत आ रही है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, अभी भी आपके पास समय है। आप प्रयोगशाला परिचारक का ऑनलाइन क्रैश कोर्स बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेंगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर एसके पटेल एकेडमी सर्च कीजिए, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको हमारे इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। मिलता हूँ मैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।